नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आते हैं एक नई सीरीज के साथ फिर दोबारा उपस्थित होंगे। और ये इंदिरा युग चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, इंदिरा युग का ये लास्ट चुनाव है। तो आपको पता है, पिछले चुनाव में मैंने इमरजेंसी की बात की थी। तो इमरजेंसी के बाद भारत की जनता ने इंदिरा को क्या दिया, एक सजा दी। और 1993 चुनाव होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जितने भी चुनावों का डिस्क्रिप्शन आपके सामने पेश किया है, सबसे पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1971 में। अब दोबारा से मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन का कि फिर आपसे पूछ सकता है दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कब हुए। तो 1977 में इंदिरा की हार हुई थी। उसके पीछे बेसिक कारण क्या था कि इमरजेंसी को भारतीय जनता ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इमरजेंसी के तुरंत बाद ही हमारा 1980 में दोबारा से चुनाव होते हैं। और 1980 के चुनावों में हम देखते हैं कि इंदिरा की फिर दोबारा से वापसी होती है। एक बेहतरीन वापसी होता है। और फिर इस वापसी के लिए मैं यही कहूँगा इंदिरा के लिए कि वाकिफ़ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो लोग और थे जो डर गए आसमान से। तो इस तरह की बात थी कि इंदिरा को फिर दोबारा से 350 प्लस सीट मिली 1980 के चुनाव में। कहा जा सकता है कि इंदिरा की जो इमरजेंसी की गलती थी उसको भारतीय जनता ने माफ़ कर दिया। और फिर दोबारा सत्ता इंदिरा की गोद में भारतीय जनता ने रख दी कि इंदिरा गांधी ही भारतीय राजनीति को अच्छे से चला सकती हैं। उसके पीछे कारण ये था कि नेहरू के बाद आप देखते हो कि ये इंदिरा गांधी का लास्ट चुनाव है। यहाँ पे इंदिरा युग समाप्त होगा। अगले चुनाव से पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाएगी और हम एक महान नेता को खो देंगे। ऊपर से बात ये थी कि जब मैंने इंदिरा गांधी की बात की थी तो नेहरू कैबिनेट में इंदिरा गांधी जैसे कांग्रेस की सचिव थी। उसके बाद नेहरू के बाद जिस तरह से उन्होंने इंटरनल चुनाव के द्वारा कांग्रेस पे एक तरह से कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और प्रधानमंत्री के लिए चुनी गई। तो वहाँ से आप देखते हो कि जो बुजुर्ग नेता थे उस ज़माने में इंदिरा को क्या बोलते थे, गूंगी गुड़िया है, वो राजनीति नहीं संभाल सकती, वो बच्ची है। लेकिन इंदिरा ने वो सारी की सारी चीज़ें ये प्रूफ कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक मजबूत और जो आयरन लेडी मेरे लिए कहा जाता है उसका एक करेक्टर उन्होंने पेश किया। 1966 में आप देखोगे कि इंदिरा के काल में क्या हुआ। उन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो भारतीय राज्य था उसको समाजवाद की तरफ ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जा सकता है। अमेरिका के बेहतरीन दबाव के बावजूद भी इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टूक किए 1971 के चुनावों में। ये सब चीज़ें इंदिरा गांधी की उपलब्धियां हैं, आप देख सकते हो। और उन्हीं सब उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की गलती को जनता ने माफ़ किया। और 1980 के चुनावों में फिर एक बार उन्होंने ज़बरदस्त सीट जीत हासिल की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनता पार्टी 77 के चुनावों की खासियत ये थी, मैंने आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दिया था कि 77 के चुनाव में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और वो गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री बने थे मुरारी देसाई बने थे। याद रखना, गैर कांग्रेसी सरकार थी। लेकिन ये अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप किया जा सकता है कि शुद्ध गैर कांग्रेसी, अगर शुद्ध गैर कांग्रेसी की बात होगी तो ये शुद्ध गैर कांग्रेसी सरकार नहीं थी। क्योंकि जो भी ये 1977 में सरकार बनी थी वो सरकार बनाने वाले सारे के सारे नेता कांग्रेसी ही थे। वो नेहरू के ज़माने में या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कांग्रेसी ही नेता थे जिन्होंने किसी भी कारणों से इंदिरा से मतभेद के कारण होकर अलग अलग पार्टियां बनाई। और उन सारी पार्टियों ने मिलके एक पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। और उस जनता पार्टी ने 1977 के चुनावों में बेहतरीन जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद उनके पास एक मुद्दा आया कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो जो सबसे एक्सपीरियंस जो नेता थे उस ज़माने के, मुरारी देसाई, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन बात यही होती है कि वहाँ पे सभी नेताओं के विचार एक जैसे नहीं थे। सभी नेता अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे। यहाँ तक कि इस सरकार में बाबू जगजीवन राम भी शामिल थे। आपको मैं बता दूं कि बाबू जगजीवन राम ने ही इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की सलाह सबसे पहले दी थी। और वो ही 1977 के चुनावों में उनके खिलाफ चुनाव लड़े और जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि जो इंदिरा कब जो पार्टी बनी थी ये वाली, तो इस पार्टी के लिए, जनता पार्टी के लिए टूट क्यों गई। 2 साल ही मुरारी देसाई प्रधानमंत्री रहे और वो सरकार टूट गई। सरकार चलने में जो एमपी थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, वो आपस में मेल नहीं कर पाए, एक
सरकार जो गठबंधन जो धर्म के साथ जो सरकार चलाई जा सकती है उसका आपको आगे एक उदाहरण मिलेगा अटल बिहारी के रूप में, कि अटल बिहारी किस तरह से बहुत सारे दलों को लेके और एक सफल सरकार चला ले जाते हैं। लेकिन मुरारी देसाई वो करने में सफल नहीं हो पाए और उनकी सरकार गिर गई। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इस सरकार के लिए मैं कह देता हूँ कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इस तरह की बातें इस सरकार के लिए थी। लेकिन इस सरकार में 2 साल बाद ही इस सरकार में विद्रोह हुआ, क्योंकि इस सरकार के जो गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, मुरारी देसाई सरकार के, उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो अपने कुछ एमपीओं को लेके 101 एमपीओं को लेके अलग हो गए। और विद्रोह का कारण क्या था वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। विद्रोह का कारण था जनसंघ। आपको पता है कि जो जनसंघ पार्टी बनी थी वो बनी थी 1951 में। और वो पार्टी के पीछे जो एक बैकग्राउंड उसका जनसंघ का जो तैयार किया था वो किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस ने। तो आरएसएस एक तरह से मैं कहूँ तो आरएसएस के लोगों ने ही जनसंघ को बनाया था। तो यहाँ पे मुद्दा ये हुआ कि जब जनसंघ के लोग इस सरकार में जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए तो चौधरी चरण सिंह ने एक मुद्दा उठाया था कि ये लोग डबल रोल प्ले कर रहे हैं जनसंघ वाले। एक तरफ तो ये आरएसएस के लोग हैं और दूसरी तरफ ये ही लोग सरकार में शामिल हो गए। तो आरएसएस जो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है वो सरकार या में चुनाव लड़ने से अपने आप से दूर करता है। तो उनकी ये दोहरी राजनीति प्ले कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। इन लोगों को पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो वो राजनीति में रहें या फिर वो आरएसएस में रहें। तो इस बात के ऊपर वो जनता पार्टी सबसे पहले टूटी और चौधरी चरण सिंह अलग हो गए पार्टी से। उसके बाद इंदिरा गांधी को आपको पता होगा कि 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी को भी 153 सीटें मिली थी। इतनी बुरी हार नहीं हुई थी। साउथ में इंदिरा गांधी को बहुत पसंद किया गया था उस चुनाव में। तो इंदिरा गांधी के सहयोग से फिर जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह क्या हो गए, प्रधानमंत्री बन गए और वो जनवरी 1980 तक रहे। 19 जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर चौधरी चरण सिंह की भी सरकार गिर गई। और इस तरह से चुनाव होते हैं। जनवरी 1980 में भारत का 7वां आम चुनाव जिसको हम कहेंगे। और इस चुनाव में क्या था कि फिर दोबारा से इंदिरा गांधी की बेहतरीन सीटों के साथ एक अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और आगे हम देखेंगे कि वो सरकार किस तरह से चलती है, उस सरकार में किस तरह के क्राइसिस उत्पन्न होते हैं। और वो क्राइसिस उत्पन्न होने के साथ साथ बाद में इंदिरा गांधी की हत्या तक वो मोड़ जाता है। वो बातें हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंदिरा गांधी की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था। चुनावी विश्लेषण करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो चुनाव का कारण कोई खास नहीं था। चुनाव का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय जनता को ये पता चल गई थी कि जो ये अलग अलग विचारधारा के लोग हैं ये एक तरह से आंदोलन कर सकते हैं, जनता को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार चलाने में इतने निपुण नहीं है जितनी कि इंदिरा गांधी निपुण है। तो जनता ने ऑटोमेटिकली इंदिरा गांधी के ऊपर भरोसा जताया कि इंदिरा गांधी ही इस देश को अच्छी तरह चला सकती है। इस वजह से ये चुनाव जीता था। हालांकि 77 के चुनाव से पहले इस जनता पार्टी ने आपको पता होगा बहुत बड़ा जनसमर्थन हासिल किया था। और कहा जाता है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा बुलाई गई थी। और उस जनसभा को फैल करने के लिए उस ज़माने में इंदिरा गांधी की सरकार ने, जो 1977 से पहले थी, उस ज़माने की सुपरहिट फिल्म बॉबी को चलाया गया था दूरदर्शन पर फ्री, जब वो सभा वहाँ हो रही थी। लेकिन कहा जाता है फिर भी बॉबी फिल्म भी उस सभा को फेल नहीं कर पाई, जब भी जनता उस सभा में बहुत उमड़ी थी। और वो कारण था कि इमरजेंसी के खिलाफ थी जनता और तानाशाही पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन चुनावों से पहले अपनी इमरजेंसी के लिए जनता से माफ़ी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझको इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी। जनता ने इंदिरा को माफ़ किया और फिर दोबारा से उनकी झोली में भारत की सत्ता सौंप दी। दूसरी बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो जनसंघ पार्टी थी उसका क्या हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी। मैं बात कर चुका हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मेरे पहले वीडियो में। आप अगर उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो पुराने मेरे वीडियो देख सकते हो। तो उस पार्टी जो 1951 में बनी थी उसका यहाँ पे विघटन हो गया। वो पार्टी जनसंघ एक तरह से समाप्त हो गया। लेकिन जनसंघ के ही लोगों ने, जिसमें जब यहाँ पे जनसंघ का समाप्ति
हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो इसके अध्यक्ष थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ही फिर अटल बिहारी के साथ मिलकर अटल बिहारी नई जो आपको आज की बीजेपी जो जिस नाम से जानी जाती है बीजेपी है जिसको हम बोलते हैं, उसकी अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा से स्थापना की 6 अप्रैल 1980 में। आगे के चुनावों में वो चुनाव में आएगी। यहाँ पे आप देखोगे मैंने कहीं पे भी जनसंघ या बीजेपी का नाम नहीं लिया है, तो बीजेपी की स्थापना इन चुनावों के बाद होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी रहेंगे, तो उस पार्टी ने किस तरह से प्रोग्रेस करती है और आज वो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका दौर आप अगले वाले वीडियो में देखते रहेंगे किस तरह से उन्होंने यात्रा शुरू की। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक तो ये बनता है कि ये शुद्ध गैर कांग्रेसी सरकार नहीं थी जो 1977 में बनी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। वो प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, जो इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी ने बाहर से उन्हें समर्थन दिया था कि हम चौधरी चरण सिंह को समर्थन देते हैं, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन वो कभी भी लोकसभा में पेश नहीं हुए। तो वही भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। इतनी सारी बातें आपको इस वाले पार्ट में समझ में आ गई होंगी। अगले वाले पार्ट में हम इंदिरा गांधी की हत्या की बात करेंगे, किस तरह से उनकी हत्या होती है, और फिर राजीव गांधी युग शुरू होगा। और उस तरह से देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो।